हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए बढ़े आगे। तो लास्ट पार्ट में हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए थे और हमने एक और बात पढ़ी थी अबाउट द प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग। और मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट में अब हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे विच इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग पर्पस से कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, पूरा मैं पहले अच्छे से आपको बता देता हूं, फिर वन बाय वन आपको थोड़ा सा प्रॉपरली दिया हुआ नहीं है मॉड्यूल में, चालू करते हैं तो ये आपको समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलो आ जाओ, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन ठीक है, सबसे पहला होता है एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के हिसाब से होता है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर इसको और डिटेल में क्लासिफाई किया जाता है। नॉर्मली डायरेक्ट मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि डायरेक्टली क्लासिफिकेशन होता है, पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तीन चीजें डायरेक्ट होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल होता है बेसिक रॉ मटेरियल जो 1 to 1 लगता है, हर आउटपुट बनाने के लिए एक इनपुट लगता है। ठीक है, जैसे आपको अगर माउस बनाना है तो आपको सिर्फ माउस को देख के ही जो मटेरियल दिख रहा है, जो दिख रहा है ना कि ये यूज हुआ होगा, वो होता है डायरेक्ट मटेरियल, मतलब जो आउटपुट का पार्ट बन जाता है। आए ख्याल में, आप रीजनेबली ट्रेस कर सकते हो आउटपुट से कि क्या इनपुट लगा होगा, वो सारा मटेरियल होता है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब है जो एक्चुअली मशीन्स ऑपरेट करते हैं, ऐसे लेबर्स जो एक्चुअली मशीन ऑपरेट करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, जो 1 to 1 प्रोडक्शन एक्टिविटी में कनेक्टेड है, उनको कहते हैं डायरेक्ट लेबर। जिनको वेजेस जो आप देते हो इन लेबर्स को, उसको क्लासिफाई किया जाता है डायरेक्ट लेबर में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में लिंक्ड है। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि अगर कोई ऐसा कोई खर्चा है जो न मटेरियल है न वो लेबर है, ऐसा कोई खर्चा जो न तो मटेरियल है न तो लेबर है लेकिन वो डायरेक्ट है, तो उसको आप क्लासिफाई करते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसमें एक एग्जांपल आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है कि अगर आप किसी और पर्सन का इंटेंजिबल एसेट यूज कर रहे हो, इंटेंजिबल एसेट्स पता ही होगा, ठीक है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ये वो। तो अगर हम किसी और का कुछ इंटेंजिबल एसेट यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में जो हमको चार्जेस पे करने होते हैं वो होता है रॉयल्टी। और अगर किसी और का टेंजिबल एसेट आप यूज कर रहे हो, किसी और की बिल्डिंग यूज कर रहे हो, किसी और का फर्नीचर यूज कर रहे हो, किसी और की मशीन यूज कर रहे हो, तो जो आप देते हो उसको कहते हैं रेंट। तो ये रेंट का ही इक्विवेलेंट है, रेंट के बराबर ही है, सिर्फ ये इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है रॉयल्टी। अब ये जो रॉयल्टी आप पे करते हो, ना तो ये मटेरियल है, उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, वो मटेरियल नहीं है, और ना वो लेबर है, मतलब सामने वाला पर्सन आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो आपके लिए कोई मशीन ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ना वो लेबर है ना वो मटेरियल है, लेकिन ये डायरेक्ट है, क्योंकि रॉयल्टी नॉर्मली पर यूनिट बेसिस पे दी जाती है। उनका इंटेंजिबल एसेट यूज करके, उनका डिजाइन या उनका कोई भी चीज आप जो यूज कर रहे हो, उससे जितना आउटपुट आप बनाते हो, आउटपुट वाइज पर यूनिट एक चार्ज आपसे लिया जाता है, मतलब ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट भी है, न वो मटेरियल है न वो लेबर है, तो उनके लिए ये कैटेगरी बनाई गई है जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आप एडअप कर लो तो उन्हीं को कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर इनडायरेक्ट आते हैं। ठीक है, ये तीनों डायरेक्ट हैं, फिर आते हैं इनडायरेक्ट। सेम, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? ऐसा मटेरियल जो 1 to 1 नहीं लगता, कॉमन है। समझ रहे हो, मटेरियल है और वो कॉमन है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में एक साथ लग जाता है, जैसे ऑयल, ग्रीस या मशीन्स में लगता है,
लेकिन वो मटेरियल है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन वो 1 to 1 एक एक आउटपुट के लिए नहीं निकल सकता। जैसे आप मशीन में कितना ऑयल यूज होता है, क्या ये आउटपुट के 1 on 1 आउटपुट के बेसिस पे निकाल सकते हो कि एक आउटपुट के लिए कितना ऑयल, कितना ग्रीस या कितना लुब्रिकेंट यूज होता है? नहीं निकाल सकते, कोई 1 to 1 कनेक्शन नहीं है, इसीलिए वो इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही फर्क है कि दोनों मटेरियल्स हैं, लेकिन अगर आप 1 to 1 निकाल सकते हो कि एक आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, अगर आप ये कंप्यूट कर सकते हो आसानी से, तो वो डायरेक्ट क्लासिफाई हो जाता है। और अगर आप 1 to 1 कंप्यूट नहीं कर सकते कि कितना लगता है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में क्लासिफाई होता है। क्लियर है? फिर आता है इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे लेबर मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जो काम करते हैं आपके लिए, लेकिन आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब वो आउटपुट के हिसाब से उनका पैसा या उनका जो सैलरी है वो डिसाइड नहीं होता है। मतलब जो मंथली सैलरीज लेते हैं, जिनका कनेक्शन आउटपुट से नहीं होता, जैसे मैनेजर्स, फैक्ट्री का मैनेजर, आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, सीईओ, जितने भी सैलरीड लोग होते हैं, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल में आते हैं, क्योंकि उनका जो सैलरी है वो प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं होता। आप प्रोडक्शन कितना भी करो, कम करो, ज़्यादा करो, उनका सैलरी फिक्स होता है। क्लियर है? तो वो सब इनडायरेक्ट लेबर में कैलकुलेट होते हैं। और फिर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्ट नहीं है, न वो मटेरियल है, न वो लेबर है, न वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे सिंपल एग्जांपल है रेंट। अगर आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो, फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो, मटेरियल है? नहीं है। लेबर है? नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं है, क्योंकि रेंट तो मैं पर मंथ देता हूं और पूरी फैक्ट्री का देता हूं, एक एक रॉ मटेरियल के हिसाब से, एक एक आउटपुट के हिसाब से थोड़ी देता हूं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो रेंट क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर जो फैक्ट्री के इतने सारे खर्चे हैं, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्री का मेंटेनेंस है, फैक्ट्री के वॉचमैन की सैलरी है, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि न तो ये मटेरियल है, न तो ये लेबर है, और न तो ये डायरेक्ट है। तो मैक्सिमम जो आपके खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। क्लियर है? तो ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के एलिमेंट्स होते हैं, और इन सारे इनडायरेक्ट को अगर आप एक साथ मिला लो तो इनको एक कॉमन नाम दिया जाता है ओवरहेड्स। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के कहा जाता है ओवरहेड्स। ठीक है? तो ऐसे 6 एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे 6 एलिमेंट्स होते हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है? ये क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट वाइज कि कॉस्ट जो पूरी कैलकुलेट होती है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन होता है कॉस्ट का। ठीक है? तो अब पढ़ते हैं, आ जाओ। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ठीक है? 3 ऐसे प्राइमरी क्लासिफिकेशंस हैं, तीनों में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है? ऐसे सब क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है? ब्रॉड कैटेगरीज 3 ही है: मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तीनों में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यानी टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के। ठीक है? आ जाओ। तो पहला है मटेरियल कॉस्ट। द प्राइस ऑफ मटेरियल्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गुड्स और रेंडर अ सर्विस इज रेफर्ड टू एज मटेरियल कॉस्ट. All indirect material required in the production process such as cleaning supplies are not included in the material cost. Normally material का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है? तो लिख के देता हूं मैं। ठीक है? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और फिर सारे जो इनडायरेक्ट होते हैं अदर एक्सपेंसेस में आप कर सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है? पढ़ते जाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि आईसीएसआई ने कैसे क्लासिफाई किया। अब इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है। सीए का बुक उठा के देखोगे थोड़ा अलग मिलेगा, सीएमए का बुक देखोगे अलग मिलेगा, सीएस का बुक देखोगे अलग मिलेगा। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन उन्होंने किया हुआ है। तो आपको जिसकी एग्जाम देनी है
आप उसके हिसाब से चलो, सिंपल लॉजिक है। तो आईसीएसआई का एग्जाम आप दे रहे हो, आईसीएसआई के हिसाब से चलो, ठीक है। तो मटेरियल में लिखा हुआ है साफ साफ कि इनडायरेक्ट नहीं आता, ठीक है। ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज क्लीनिंग सप्लाईज आर नॉट इंक्लूडेड इन द मटेरियल कॉस्ट। मतलब मटेरियल का मतलब है सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। फिर आते हैं लेबर कॉस्ट यानी एम्प्लॉय कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ लेबर इज द सम ऑफ ऑल द वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड पेरोल टैक्सेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब पूरा खर्चा जो भी आप भरते हो, कैश में हो या उनका खर्चा कुछ आप पे कर देते हो, तो वो सब उनके वेजेस में होते हैं। ये सब आप इनकम टैक्स में भी पढ़ते हो कि कुछ मॉनिटरी होते हैं, कुछ नॉन मॉनिटरी होते हैं। नॉन मॉनिटरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप उनको बेनिफिट्स दे रहे हो, कैंटीन में खाना खिला रहे हो, उनका कोई हॉलीडे फंड कर रहे हो, रहने के लिए उनको घर दे रहे हो, चलाने के लिए गाड़ी दे रहे हो, मेडिकल का खर्चा आप बेयर कर रहे हो, उनका इनकम टैक्स आप भर रहे हो, व्हाटएवर, वो एग्रीमेंट से डिसाइड होता है। तो सारा कॉम्पेंसेशन जो होता है वो मॉनिटरी नहीं होता, काफी नॉन मॉनिटरी एलिमेंट्स भी होते हैं जिसको इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे पर्क्विजिट्स कहा जाता है। तो वो सब भी आप ही की कॉस्ट है, वो भी लेबर की कॉस्ट है, ऐसा आपको मानना है। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी सब मिलाना है, क्लियर है। अब यहां देखो उन्होंने लिखा है कॉस्ट ऑफ लेबर इज ब्रोकन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो बहुत ही अजीब तरीके से सीएस की बुक में दिया हुआ है, बहुत ही अजीब है, ठीक है। मटेरियल में लिखते हैं कि इनडायरेक्ट इंक्लूड नहीं होता है, लेबर में लिखते हैं कि हाँ लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, मतलब थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है। और फिर है अदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर अदर देन मटेरियल एंड लेबर इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही अटपटा है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप मेरे हिसाब से चलो, ठीक है। ऐसा आप लिखो, 6 एलिमेंट्स आप लिख सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से मार्जिनल कॉस्टिंग चालू हो रहा है। फिर देखो उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, एज पर ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अ अंडरटेकिंग एंड द नोशनल कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ ओन्ड एसेट्स। मतलब एक्चुअल कॉस्ट एंड नोशनल कॉस्ट दोनों मिला के होता है कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ सर्विस। पता नहीं क्यों यहां दिया है, ठीक है, कट कर सकते हो आप, इसका यहां कोई काम नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही अजीब है, ठीक है। एक हमारा ये हो जाता है बाय नेचर और एलिमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक में पूरा कवर करवाता हूं, ठीक है, एक समरी फिर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग यानी टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स पे आ जाओ। तो पहला दिया हुआ है कॉस्ट होता क्या है। कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, मॉनिटरी अमाउंट पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड। अकाउंटेंट्स एंड मैनेजर यूज डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, ईच यूजुअली फॉर अ डिफरेंट पर्पस, ठीक है। अलग अलग पर्पस से कॉस्ट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट दैट इंडिकेट्स टू मैनेजर्स हाउ द टर्म इज बीइंग यूज्ड एंड वेदर दे कैन डू एनीथिंग अबाउट द कॉस्ट और नॉट। मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये भी एक तरीके से उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो क्या इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। अब देखो सब मिक्स करके दिया है, मैं आपको टाइप वाइज बताता हूं। तो सबसे पहला होता है बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी, बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी, बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी टू व्हाट, ट्रेसेबिलिटी टू आउटपुट, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि अगर आप कोई खर्चे को कोई आउटपुट से डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर बनता है इनपुट और आउटपुट में, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है। तो जो भी चीज कनेक्ट हो रही है वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट का ही आप पढ़ते हो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर है। इसी के अंदर वो तीनों डायरेक्ट कॉस्ट आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिला के ही आप कह सकते हो प्राइम कॉस्ट, या इसी को आप कह सकते हो डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि 1-to-1 आउटपुट से आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और जो 1-to-1 कॉस्ट आउटपुट से ट्रेस नहीं हो सकती,
क्योंकि वो प्रोडक्ट वाइज लगती ही नहीं है, वो टाइम वाइज लगती है। ठीक है, तो डायरेक्ट वाइज लगती ही आउटपुट के हिसाब से, और ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये लगती है टाइम वाइज, इसका बेसिस होता है टाइम। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, जो टाइम वाइज पे होते हैं या जो आउटपुट वाइज पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, या चलो प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं, फैक्ट्री मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, वॉचमैन सैलरी, मैनेजर सैलरी, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, लीगल कॉस्ट, जो भी और आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो सब देखो टाइम वाइज पे होते हैं या कोई और बेसिस पे होते हैं, आउटपुट वाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो आउटपुट वाइज होते हैं उनको डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, और जो आउटपुट वाइज नहीं, कोई और बेसिस पे होते हैं जिसका आउटपुट से वन ऑन वन कनेक्शन नहीं होता, आउटपुट के हिसाब से वो चेंज नहीं होते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, ये वर्ड ट्रेसेबिलिटी आपके बुक्स में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा बता। ठीक है, तो इन्होंने दिया देखो ब्रॉडली 4 टाइप्स होते हैं, जबकि 2 चीजों को मिक्स करके बता रहे हैं। एक होता है फिक्स और वेरिएबल, ये अलग बेसिस होता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, जो नीचे अपन पढ़ेंगे वेरिएबिलिटी, या बेस्ड ऑन बिहेवियर, कि वो कैसे बिहेव करती है। तो 2 होता है, फिक्स्ड या वेरिएबल। एक और होता है जो आपको दिया नहीं है, वो है सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो वो भी सब हम पढ़ेंगे, मैं ओवरऑल बताऊंगा आपको। ठीक है, आपके बुक में कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब हैं जो मैं एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं थोड़ा थोड़ा मैं अपने हिसाब से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये होता है बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी, और फिर होता है ये जो दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये अलग टाइप है बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी। तो आपको चार मिक्स करके दे दिए कि 4 ब्रॉडली क्लासिफिकेशन होते हैं 4। ठीक है, तो ये बहुत ही अजीब है, लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड टू द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस, जिसकी भी कॉस्ट आप निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसको आप कहते हो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट से अगर आप ट्रेस कर पा रहे हो तो वो डायरेक्ट मानी जाती है। और यहां देखो वर्ड लिखा ही हुआ है ट्रेस्ड, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन कहा जाता है ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, तो जो 1 to 1 आप ट्रेस कर सकते हो वो है ट्रेसेबल, मतलब डायरेक्ट, और जो ट्रेस नहीं कर सकते, एन इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ ऑपरेशन, कॉमन कॉस्ट आर शेयर्ड बाय द मल्टीपल सेगमेंट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए एक साथ वो खर्चा लगता है, या वो टाइम वाइज सबके लिए कॉमन आप खर्चा भरते हो, तो वो होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और ये आपको बांटनी पड़ती है। एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, ये सब इन्हीं कॉस्ट का होता है। तो 2 ऐसे टाइप के कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आते हैं बेस्ड ऑन बिहेवियर, वेरिएबिलिटी और बिहेवियर। तो इसमें आता है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और एक आता है जो आपको दिया नहीं है क्योंकि वो भी डिवाइड कर दिया जाता है। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है कि पार्टली वो वेरिएबल है, पार्टली वो फिक्स है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं। जो पार्ट वेरिएबल है उसको स्प्लिट करके वेरिएबल में ऐड कर देते हैं, जो पार्ट फिक्स है उसको स्प्लिट करते हैं और वो फिक्स में ऐड कर देते हैं। अल्टीमेटली फाइनल 2 ही टाइप होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल होते हैं लेकिन उसको आप डिवाइड कर देते हो, और डिवाइड करके स्प्लिट करके फिक्स और वेरिएबल में इंडिविजुअली ऐड कर देते हो। मतलब फाइनल लेवल पे 2 ही टाइप्स बचते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? जो टोटलिटी में फिक्स रहता है, मतलब वो आउटपुट के हिसाब से वेरी नहीं होता। वेरिएबिलिटी ऑन व्हाट बेसिस? वेरिएबिलिटी बेस्ड ऑन आउटपुट, कि अगर आउटपुट वेरी होता है तो क्या ये कॉस्ट वेरी होता है? वेरी होता है तो उसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, नहीं वेरी होता है तो वो होता है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आप आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होते हो तो आप फिक्स कॉस्ट होते हो। सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि रेंट, सिंपल रेंट या मैनेजर सैलरी एग्जैक्टली आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होती। अगर आप थोड़े से और यूनिट्स बना लोगे
तो क्या लोगों को सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी? क्या आपको रेंट ज्यादा देना पड़ेगा? नहीं, हल्का फुल्का जो फ्लक्चुएशन आउटपुट में आता रहता है, कम हो या ज्यादा हो, आपके कुछ एक्सपेंसेस बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं। एनुअल सैलरी सेम होती है, एनुअल रेंट सेम होता है, एनुअल डेप्रीसिएशन सेम होता है, एनुअल मेंटेनेंस सेम होता है। आउटपुट के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं आते हैं, तो ये प्राइमा फेसी फिक्स कॉस्ट में आते हैं। और फिर कुछ होता है जिसको आप कहते हो वेरिएबल कॉस्ट, जो आउटपुट के हिसाब से वेरी होते हैं। अब एक तरह से आप देखोगे ना, तो वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली आपको दिखेगा कि सारे डायरेक्ट कॉस्ट ही हैं जो वेरी होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट ही क्यों है? क्योंकि आउटपुट से कनेक्टेड है, इसीलिए वो वेरिएबल होंगे ना। और जो फिक्स कॉस्ट है वो आप देखोगे मैक्सिमम इनडायरेक्ट ही होते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट हैं, वो आउटपुट से कनेक्टेड ही नहीं है, इसीलिए वो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होते। आए ख्याल में? तो थोड़ा सा नजरिया अलग है। तो अगर आप ऐसा कह सकते हो कि डायरेक्ट कॉस्ट मेनली वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट मेनली फिक्स कॉस्ट होते हैं, ठीक है? तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। आ जाओ पढ़ते हैं, आ जाओ। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल मतलब वेरी होता है, अरे पर कितना वेरी होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्या मतलब है? अगर मेरा आउटपुट 10% से बढ़ेगा तो मेरा कॉस्ट भी एग्जैक्टली 10% से ही बढ़ेगा, सेम प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो ही वो वेरिएबल होगा, ठीक है? तो डायरेक्ट प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है 10% से, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी एग्जैक्टली बढ़ेगा सेम डायरेक्शन में। मतलब आउटपुट बढ़ रहा है तो मेरा कॉस्ट भी बढ़ेगा और एग्जैक्टली 10% से ही बढ़ेगा, तो ही मैं उसको वेरिएबल कॉस्ट कहूंगा। फिर है फिक्स कॉस्ट। दीज डू नॉट चेंज इन टोटल एज द एक्टिविटी चेंजेस। मतलब माइनर चेंज हो सकता है टोटालिटी में, माइनर चेंज हो सकता है टोटालिटी में आउटपुट के हिसाब से, लेकिन कुछ खास डायरेक्ट वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है? तो उसको आप कहते हो फिक्स कॉस्ट। जैसे सैलरीज एनुअली तो बढ़ती है ना, हर एनुअल पैकेजेस होते हैं, एनुअल पैकेज बढ़ते हैं। रेंट भी एग्रीमेंट के हिसाब से हर साल थोड़े 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 बढ़ते हैं, तो उनका सेल से कोई कनेक्टेड नहीं होता है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, इसलिए रेंट भी बढ़ते जाता है। तो ऐसे अदर रीजंस की वजह से काफ़ी कॉस्ट जो है वो टोटालिटी में साल साल के बाद बढ़ते रहता है, तो उतना माइनर फ्लक्चुएशन फिक्स कॉस्ट में आता है। स्टिल उसको फिक्स कॉस्ट ही मानते हैं, बिकॉज आउटपुट के हिसाब से कोई चेंज नहीं, टोटालिटी में बहुत माइनर फ्लक्चुएशन आता है, 1-to-1 आउटपुट के हिसाब से कोई इफेक्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इनको फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। क्लियर है? तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। फिर एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस, ठीक है? रेलेवेंस। रेलेवेंस फॉर व्हाट? रेलेवेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। कि अगर कोई आप डिसीजन ले रहे हो, कोई भी आप एक डिसीजन ले रहे हो, तो उसको जो इंफॉर्मेशन अफेक्ट करती है, जो कॉस्ट उस डिसीजन को अफेक्ट करेगी, उसको हम कहेंगे रेलेवेंट कॉस्ट। है ख्याल में? तो ऐसा कॉस्ट जो आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है, वो सारे कॉस्ट जो आप डिसीजन मेकिंग में यूज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो सारे कॉस्ट होते हैं रेलेवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। और कुछ ऐसे भी कॉस्ट होते हैं जिनका डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो सारे कॉस्ट को कहा जाता है इररेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है? तो रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट। क्लियर है? तो ऐसे दो टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन रेलेवेंस। आ जाओ, रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट। ऑल दोज कॉस्ट्स विच इन्फ्लुएंस, ठीक है, जिसका लेना देना है, जिसका कनेक्शन है, जो इन्फ्लुएंस करता है अ चॉइस। चॉइस का ही मतलब क्या है? डिसीजन। अ चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को ही क्या कहते हैं? डिसीजन। कि अगर आपको कुछ ऑल्टरनेटिव में से एक चूज करना है, मतलब आपको एक डिसीजन ले रहे हो, तो उस डिसीजन को लेने के लिए जो भी अदर अलग अलग टाइप के कॉस्ट का इंफॉर्मेशन आपको लगता है, वो सारे कॉस्ट जो इन्फ्लुएंस करेंगे, जो रेलेवेंट है, जिसको देख के ही आप डिसीजन लेते हो, वो सारे कॉस्ट को कहा जाएगा रेलेवेंट कॉस्ट।
और उसके अलावा जितने भी कॉस्ट है जो आप यूज ही नहीं कर रहे हो, जिसका हमारे इस डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है, उनको कहा जाता है इररिलेवेंट कॉस्ट, मतलब उनको इग्नोर करना है। पर्पस ये है कि जो रेलेवेंट है सारे रेलेवेंट को कंसिडर करना है और कोई भी इररिलेवेंट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना है, इररिलेवेंट कॉस्ट को कंप्लीटली इग्नोर करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है मुझे कंसिडर करनी चाहिए, कौन सी कॉस्ट इररिलेवेंट है मुझे कंप्लीटली इग्नोर करनी चाहिए। इसलिए ऐसे दो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। तो ऑल दोस कॉस्ट्स विच इन्फ्लुएंस, मतलब जो रेलेवेंट है, which influence a choice of alternatives in a particular situation, लिखा ही है देखो, decision to be taken, and are also affected by that decision are said to be relevant cost for that decision. तो ये decision making purpose के लिए और decision to decision अलग अलग relevant and irrelevant cost बनेंगे। और फिर है irrelevant, or those costs which remain the same and are not affected by the decision, whatever alternative is chosen are said to be irrelevant cost for that डिसीजन। तो इसका काम क्या है? बस इसका काम यही है कि रेलेवेंट कॉस्ट को इग्नोर नहीं करना है और इररेलेवेंट को काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड इररेलेवेंट कॉस्ट्स शुड नॉट बी taken into account, should not be taken into account in decision। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट को ही अकाउंट फॉर कर लो, यूज कर लो और इररेलेवेंट कॉस्ट को इग्नोर कर दो। ठीक है, इसका ऐसे उल्टा नहीं करना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसका एक फेमस अच्छा एग्जाम्पल नीचे आएगा संक कॉस्ट में। संक कॉस्ट में एक एग्जाम्पल आता है। संक कॉस्ट एक्चुअली एक इररेलेवेंट कॉस्ट का ही टाइप है या अदर नेम है, आप ऐसा कह सकते हो कि जो कॉस्ट इररेलेवेंट है मतलब वो संक है। संक मतलब डूब गया, पैसा डूब गया, अब उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपके सेंस में, आपके एग्जाम्पल में दूं, आपने सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करा लिया है आईसीएसआई के पास। आईसीएसआई के पास आपने 10,100 रुपये भरे होंगे, 500 रुपये कुछ तो न्यूज़ लेटर के होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। मिनिमम जो आप चार्ज भरते हो रजिस्ट्रेशन का दैट इज 10,100। अब आप एक बार रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, अब आप एग्जाम दो न दो, पास हो जाओ फेल हो जाओ, क्या वो 10,100 अभी कोई काम का है? कोई भी आप आगे जो डिसीजन लोगे अपनी जिंदगी में, उसका 10,100 का कोई लेना देना है क्या? क्या आप उसको यूज करोगे फॉर डिसीजन मेकिंग? नहीं, वो गए ना, वो इररिलेवेंट है। अभी वो वापस नहीं मिलने वाले कि अगर आज मैं सीएस छोड़ दूं तो मुझे 10,100 वापस मिल जाएंगे। नहीं, वापस थोड़ी मिलने वाले। अब आप एग्जाम दो नहीं दो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगले दिन डिसाइड कर लो कि मुझे सीएस ही नहीं करना है, तो भी आपको वो 10,100 वापस नहीं मिलते। वो संक कॉस्ट है, वो इररिलेवेंट कॉस्ट है। अब आगे जो भी आप डिसीजन लोगे जिंदगी में, उसका वो उस कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसको कंसिडर नहीं करना है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, उसको इग्नोर करना है। उसी को कहते हैं संक कॉस्ट। ठीक है, तो इररिलेवेंट कॉस्ट का ही एक टाइप है। क्या है? अब ये यहां से एक्चुअली अलग कैटेगरी स्टार्ट हो रही है, तो वो है थोड़ा कनेक्टेड है, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए अब अलग अलग डिसीजंस के लिए अलग अलग कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है, तो वो अलग अलग नाम है। ठीक है, ये पूरी कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो उसी में पहला आता है संक कॉस्ट। ठीक है, एक सब क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ेंगे वो एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए, जनरलाइज नहीं है, सारे डिसीजन के लिए नहीं होता है, अलग अलग टाइप के जो भी आप डिसीजन लेते हो बिजनेस में उनसे रिलेटेड ही है। तो ये लास्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेट्स स्टार्ट। तो ये पहला डिसीजन आता है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। ठीक है, क्या डिसीजन आता है? रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। ये डिसीजन है, क्या डिसीजन है? रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। कि कोई एसेट है जो हमारा पुराना एसेट है, क्या उसको बेच के उसके जगह पे नया एसेट खरीद लेना चाहिए? क्या पुराने एसेट को बेच के नया एसेट खरीदना चाहिए? इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो इसमें एक इररिलेवेंट कॉस्ट होती है विच इज नोन एज संक कॉस्ट। मतलब जो एसेट है, जो आपका पुराना एसेट है जो आप बेचने वाले हो,
उसकी जो बुक में आपके वैल्यू है जिसको आप कहते हो WDV, WDV जो एसेट की है आपके बुक्स में, उसका कोई लेना देना है क्या कि मैं रिप्लेस करूं या नहीं करूं? ये जो आपका डिसीजन है, इसमें जो बुक्स में आपका बुक वैल्यू है WDV एसेट की, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसको आप क्या कहते हो? संक कॉस्ट। वो होता है संक कॉस्ट कि अब आप एसेट रिप्लेस करो न करो, जो भी आगे आपका डिसीजन होगा, WDV का उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि WDV क्या है? सिर्फ एक बुक वैल्यू है। आज अगर आप उस एसेट को बेचोगे भी ना, तो WDV नहीं मिलने वाली। जो चीज मिलती है बेच के, उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। याद आ रहा है बचपन 11-12? एसेट जब पुराना हो जाता है, काफी ज्यादा यूज हो जाता है, उसके बाद जब आप उसको बेचते हो, तो जो पैसा आपको बेच के मिलता है उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। WDV नहीं होती है वो। WDV का यहां कोई लेना देना है ही नहीं। बुक वैल्यू का कोई कनेक्शन नहीं होता, वो किसी भी चीज को इंपैक्ट नहीं करती है, इसीलिए उसको कहते हैं संक कॉस्ट। तो इसलिए उसको कहते हैं संक कॉस्ट। और संक कॉस्ट इस केस में एक्चुअली इररेलेवेंट कॉस्ट का ही एग्जांपल है कि भाई संक कॉस्ट जो है वो एक इररेलेवेंट कॉस्ट होती है, उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको अपने डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा ही पूरा कंसेप्ट कहता है, क्योंकि वो संक कॉस्ट है। ठीक है, तो क्या पूरा रेफरेंस है? चलो पढ़ते हैं एक एक। तो पहले इमेजिनेशन दिमाग में ला लो कि हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि पुराना एसेट है। सपोज मेरा टैब है ना, मैंने हाल ही में एक्चुअली अपडेट किया है। पहले मेरे पास आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो कुछ तो एक था, माइक्रोसॉफ्ट का था। फिर मैं अमीर हो गया, फिर मैंने ले लिया आईपैड। तो ये मैंने भी तो रिप्लेसमेंट डिसीजन लिया ना कि भाई माइक्रोसॉफ्ट सरफेस मेरे को 4-5 साल हो गए थे यूज़ करके, काफ़ी पुराना हो गया था, स्लो था, हैंग होता था, डेटा स्टोरेज भी काफ़ी कम था, तो मुझे लगा पुराना है। अब मैंने जब ये डिसाइड किया कि यार मुझे बेच के नया लेना चाहिए, तो मैंने आईपैड ले लिया। क्या मैंने ये देखा, बुक्स में जाके चेक किया कि माइक्रोसॉफ्ट सरफेस मेरे बुक्स में कितनी वैल्यू दिखा रहा है? नहीं। क्या फर्क पड़ता है उससे? कुछ भी नहीं। उतना पैसा मुझे मिलने वाला है क्या? नहीं। मुझे जो पैसा मिलेगा उसको बेच के, वो तो मेरा स्क्रैप वैल्यू है, जो कि WDV से काफ़ी अलग वैल्यू आती है। बहुत ही कम वैल्यू रिकवर होती है बहुत ही पुराना एसेट बेच के। खासकर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में तो बहुत ही कम वैल्यू मिलती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सरफेस जो वर्जन मेरे पास था वो तो बहुत पुराना था। आज की डेट में तो इतने अपडेटेड वर्जन्स आ गए हैं, कौन वो इतना पुराना अभी यूज़ करेगा? तो उसका बहुत ही कम वैल्यू होता है। तो WDV मेरे लिए, मेरे डिसीजन में क्या था? इररेलेवेंट था। मैंने देखा भी नहीं, ऑनेस्टली, जाने अनजाने में ही सही, मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि उससे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता। क्या फिर फर्क किससे पड़ता है? ये भी सवाल उठता है कि सर अगर उससे फर्क नहीं पड़ता तो फर्क किससे पड़ता है भाई? कि नया आईपैड जो मैंने अभी लिया है, इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा? ये रेलेवेंट है। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट रेलेवेंट है, उसकी लाइफ कितनी है ये रेलेवेंट है। फिर स्क्रैप वैल्यू रेलेवेंट है पुराने वाले की, पर वो कॉस्ट नहीं है ना, समझ रहे हो? एग्जिस्टिंग जो भी आपका खर्चा लग रहा है उसमें आपके बुक्स में क्या है? WDV है, तो वो इसीलिए रेलेवेंट नहीं है। स्क्रैप वैल्यू कितनी मिलेगी उसको बेच के, ये रेलेवेंट है। नया एसेट कितने में मिलेगा, ये रेलेवेंट है। ये दो चीजें रेलेवेंट होती है, इससे आप डिसाइड करते हो कि आपको रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा रेफरेंस है। सम कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट्स। ठीक है, इसको अकाउंटिंग से कनेक्ट करना है। हम कोई भी फिक्स्ड एसेट को क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। याद आ रहा है बचपन चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट्स पढ़े थे, उसमें कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि एसेट्स को कॉस्ट पे मेजर करते हैं। मतलब कॉस्ट का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है? जितने में आपने उसको परचेज किया था, परचेज प्राइस, और उस पर आप फिर डेप्रीसिएशन चार्ज करते जाते हो, और डेप्रीसिएशन चार्ज माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसी को आप कहते हो WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। याद आ रहा है कुछ? तो ये वही है। सम कॉस्ट आर द हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट अराइज ड्यू टू डिसीजंस मेड इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी डिसीजन इन द फ्यूचर। ठीक है, आपने क्योंकि खरीद लिया था तो अब वो बुक वैल्यू बुक्स में चलते रहेगी जब तक आप उसको यूज करोगे। अब इसका आगे जो भी आप डिसीजन लोगे वो बुक वैल्यू का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। Example, investments in plant and machinery is a prime example of sunk cost, and decisions relating to replacement of the old machine, the written down value WDV of the old machine adjusted for its recoverable value is a sunk cost
एंड इट हैज बीन इंकर्ड इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज बाय द फ्यूचर डिसीजन। उसका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी सेंस में कोई भी लेना देना नहीं, ना वो आपको मिलने वाली है, ना वो नए एसेट से कोई कनेक्शन रखती है, इसीलिए वो कंप्लीटली संक कॉस्ट है, डूब गई है, पास में आपकी जेब से जा चुकी है, अब इसका कोई मतलब काम नहीं है, वो बस सिर्फ किताबों में ही है, वो बेसिकली आपका लॉस है जो आपको राइट ऑफ कर देना होता है। सिंस sunk cost cannot be altered in the future, they are always irrelevant cost in the future decision making। तो ये एक एग्जाम्पल है irrelevant cost का फॉर अ पर्टिकुलर डिसीजन। क्लियर है क्या? तो ये पूरा कंसेप्ट कहता क्या है कि संक कॉस्ट को इग्नोर करना चाहिए, संक कॉस्ट को इग्नोर करना चाहिए। कोई भी डिसीजन में अगर कोई संक कॉस्ट इन्वॉल्व है तो संक कॉस्ट इरेलेवेंट होती है और उस डिसीजन में संक कॉस्ट को इग्नोर करके डिसीजन लेना चाहिए, ये पूरा कंसेप्ट बोलता है। क्लियर है? देख लो अच्छे से, सब नया है, बहुत ही अलग है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, एडजस्ट करने में, डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए था। देख लो अच्छे से, पॉज करो, देख लो, पढ़ लो। ठीक है, देख लिया अच्छे से, बढ़े आगे। अब सेकंड है शट डाउन कॉस्ट। नाम में ही डिसीजन आप क्या ले रहे हो ये समझ में आ जाता है। शट डाउन मतलब लिखा नहीं है पर आपको समझना है, टेम्पररी शटडाउन, कि टेम्पररीली आपको अपना बिजनेस शट डाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब ये कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है, ये बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में अगर आप फंस गए हो और आप लॉस में हो, जैसे लिखा रहता है एयरलाइंस आर ब्लीडिंग, मतलब लॉस में है, हर फ्लाइट पे आपको नुकसान हो रहा है, तो उससे अच्छा है जब तक ये सिचुएशन है लॉस वाली जो सिचुएशन है, क्योंकि इनपुट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये नॉर्मली एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते हैं और क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हम डिपेंडेंट हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज पे, तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जहां पे कुछ डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेशन आ जाता है और उसके वजह से आप लॉसेस में आ जाते हो, और जब तक वो सिचुएशन प्रिवेल करती है, वो कूल डाउन नहीं होती है, आप लॉस में ही रहोगे। तो कुछ कंपनीज ऐसा डिसाइड करती है कि यार ऑपरेट ही क्यों करना, क्योंकि लॉस हमारा ऑब्जेक्टिव था नहीं। तो जब हमको पता है कि एक आध महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, आपको लॉस ही लॉस दिख रहा है, तो समझदारी इसी में है कि 10-15 दिन शट डाउन कर दो। सिचुएशन जब ठीक हो जाएगी, जब प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन आ जाएगी, आप फिर से स्टार्ट कर दो। तो एयरलाइन कंपनीज का ये बहुत कॉमन डिसीजन है कि बीच बीच में शट डाउन होते रहते हैं और फिर से वो चालू कर देते हैं। इवन अभी भी आप देखोगे तो काफ़ी नया एयरलाइन है, एक आकाशा एयरलाइन नया स्टार्ट हुआ है, वो अभी बीच में अभी फिर उसने शट डाउन किया था, बिकॉज न्यूज़ आई थी कि 43 या 44 पायलट्स ने रिज़ाइन कर दिया था। पायलट्स ने मतलब बहुत ज़्यादा रिज़ाइन कर दिया था, तो ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे थे, बिना पायलट के काम चल ही नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक ये पायलट्स का इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक भाई हम टेम्परेली शट डाउन कर देंगे, जैसे ही पायलट्स वापस आ जाएंगे, उनका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, फिर से हम चालू कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कोई बिजनेस में कि वो टेम्परेरी शट डाउन करने की सोचें। तो टेम्परेली शट डाउन करें, इसके लिए हमको क्या डेटा लगेगा, हमको क्या क्या डेटा लगेगा। नंबर 1 कि शटडाउन कर दें अगर, तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉस क्या होगा। अब जब आप शटडाउन कर देते हो, आपका सेल हो जाता है जीरो, सेल हो जाता है जीरो, लेकिन आपके एक्सपेंसेस जीरो नहीं होते, क्योंकि आप परमानेंटली शटडाउन नहीं कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस, यही आपको डिफरेंस समझना है कि जब मैं परमानेंट शटडाउन कर देता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं सारे एसेट्स बेच देता हूं, मैं सारे एम्प्लॉयज को निकाल देता हूं, मैं सब कुछ बंद कर देता हूं, तो आपका पूरा खर्चा बंद हो जाता है। लेकिन टेम्पररी शटडाउन में क्या अलग है, मैं फैक्ट्री नहीं बेच रहा, मैं अपना बिजनेस बेच नहीं रहा, मैं अपने एसेट्स बेच नहीं रहा, तो एसेट्स से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो चलते रहेंगे, एसेट्स का डिप्रीसिएशन चलते रहेगा, एसेट्स का इंश्योरेंस प्रीमियम चलते रहेगा, एसेट्स का मेंटेनेंस चलते रहेगा, एसेट्स का सिक्योरिटी या कुछ देख रेख के लिए कोई पर्सन रखा हुआ है तो वो चलते रहेगा, समझ रहे हो, एसेट्स का सारा खर्चा चलते रहेगा। फिर जो परमानेंट खर्चा होता है,
जैसे एक अगर आपकी प्रीमाइसेस रेंट पे है तो क्या 15-20 दिन के लिए आपका प्रीमाइसेस छोड़ दोगे? सोच के देखो, आपकी फैक्ट्री है, रेंट पे ली हुई है, एग्रीमेंट तो वैसे भी 3-3, 4-4, 5-5 साल के ऑलरेडी किए हुए होते हैं, बीच में 15 दिन शटडाउन करने से कुछ रेंट तो बचता नहीं है ना, रेंट तो पूरा लंबा एग्रीमेंट किया हुआ रहता है, तो रेंट का भी खर्चा चलते रहेगा। जो आपका परमानेंट स्टाफ है, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको क्या 15-20 दिन के जैसे निकाल दोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एडवर्टीजमेंट चल रही हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, 15 दिन के लिए क्या फिर बैनर निकाल दोगे? नहीं ना। ऐसे बहुत सारे परमानेंट खर्चे, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होते हैं जो आप लंबे समय के लिए करते हो, तो वो रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता है। जो टेम्परेरी चीजें हैं वो आप बंद कर सकते हो, जैसे डे टू डे आपका जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बंद हो जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस बंद हो जाएंगे, बहुत सारे खर्चे आप बचा लोगे। लेकिन जो परमानेंट खर्चे होते हैं, जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जो आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हो, जैसे प्रेमाइसेस आप नहीं छोड़ सकते, प्रेमाइसेस आपको लंबे समय के लिए रखना होता है, परमानेंट स्टाफ भी आपको लंबे समय के लिए रखना होता है, तो ये आप निकाल नहीं सकते। तो आपको यही समझना होता है पहला, कि शटडाउन करने के बाद मेरा कितना कॉस्ट लगते रहेगा, मतलब कितना लॉस मेरा आते रहेगा, क्योंकि लॉस ही होगा ना, सेल बंद हो जाएगी, कुछ आ नहीं रहा, लेकिन कुछ खर्चे अभी भी आप भर रहे हो, तो जितना खर्चा भरोगे पूरा का पूरा लॉस आएगा। सोच लो ना, अकाउंटिंग सेंस में सोचो, सेल जीरो है और खर्चा जो भी आएगा वो सब माइनस होगा, तो वो सब नेगेटिव में जाएगा, तो कितना लॉस होगा अगर आप शटडाउन कर दोगे तो, और अभी कितना लॉस हो रहा है, अगर उससे भी ज्यादा लॉस हो रहा है अभी, सिंपल एग्जांपल लो, अभी आपका हर दिन का, डे वाइज एग्जांपल लेते हैं, हर दिन का आपका 50,000 का लॉस है, अभी करंटली आप ऑपरेट कर रहे हो, तो ऑपरेट करने के बावजूद आपका डेली 50,000 का लॉस हो रहा है। फिर आपने दिमाग लगाया कि यार इससे अच्छा तो बंद कर दो, क्योंकि हमारे डेली एक्सपेंसेस जो कंटिन्यू करेंगे हम, जो परमानेंट हमारे खर्चे हैं, वो सिर्फ 15,000 है, 15,000। सोच के देखो, ऑपरेट कर रहे हैं तो ज्यादा खर्चा हो रहा है, ज्यादा लॉस हो रहा है, और ऑपरेट नहीं करेंगे, बंद रख देंगे टेम्परेली, तो कम लॉस होगा, तो आपको शटडाउन करना चाहिए, आप लॉस को घटा सकते हो। पर्पस समझ लो, ये शटडाउन का डिसीजन क्यों है, ताकि हमको लॉस को घटाना है। आप अगर लॉस को घटा सकते हो टेम्परली शटडाउन करके, तो इट इज वर्थ इट। लेकिन अगर अभी लॉस कम हो रहा है और अगर शटडाउन कर दोगे तो और ज्यादा लॉस होगा, तो फिर शटडाउन क्यों करेंगे? लॉस बढ़ाने के लिए थोड़ी करना है भाई, लॉस को कम हो सकता है, कम कर सकते हैं, तो शटडाउन पॉसिबल है, शटडाउन लॉजिकल है। आए ख्याल में? तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये दो चीजें कंपेयर करनी है, बंद कर दिया तो कितना लॉस आएगा और अभी कितना लॉस आ रहा है। अगर अभी ज्यादा लॉस आ रहा है, ऑपरेट कर रहे हैं तो ज्यादा लॉस है, बंद कर देंगे तो कम लॉस आएगा, तो आप शटडाउन कर दो, बस इतना ही डिसीजन है। ठीक है, तो शटडाउन कॉस्ट, ठीक है, ध्यान दो। तो ये शटडाउन कॉस्ट क्या है? ये वो कॉस्ट है, वो लॉस है जो आपको शटडाउन के बाद भी होते रहेगा, मतलब ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप बंद नहीं कर सकते, जो कंटिन्यू होंगे इन स्पाइट ऑफ अ टेम्पररी शटडाउन। ठीक है, तो ये होता है शटडाउन कॉस्ट। तो शटडाउन कॉस्ट का इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है टू डिसाइड वेदर टू शट डाउन और नॉट। तो ये क्या है? ये अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, कि शटडाउन के बावजूद वो खर्चे चल रहे हैं। मतलब ये कौन से खर्चे हैं? ये एक तो फिक्स कॉस्ट है, आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आउटपुट से जो कनेक्टेड होंगे वो तो पूरे ही बंद हो जाएंगे। जब मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा हूं तो मैं मटेरियल क्यों मंगाऊंगा? मेरा मटेरियल का खर्चा जीरो। जो भी टेम्पररी लेबर है जो आउटपुट से कनेक्टेड है, मशीन चलाता था, वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो समझ रहे हो, डायरेक्ट कॉस्ट तो सब आप एलिमिनेट कर लोगे ना, ये बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इंकर्ड इवन व्हेन अ प्लांट इज टेम्पररीली शट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, सब दे दिया है मैंने एग्जाम्पल, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ। ठीक है, परमानेंट स्टाफ की सैलरी चलते रहेगी। मैनेजर्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट शटडाउन कॉस्ट व्हाइल कंसिडरिंग द शटडाउन और कंटिन्यू डिसीजंस। ठीक है, कंटिन्यू करें या शटडाउन करें, इसमें आपको शटडाउन कॉस्ट कंसिडर करनी होती है। तो शटडाउन कॉस्ट इज अ डिसीजन मेकिंग कॉस्ट, इट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंस के एंगल से भी इसके लिए आप सोच सकते हो, ये एक रेलेवेंट कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो कैसे डिसीजन लेंगे? कि इफ शटडाउन
कॉस्ट इज लेस देन द करंट लॉसेस, ठीक है, करंट लॉसेस से शटडाउन का जो कॉस्ट है वो कम है, तो आपको शटडाउन कर देना चाहिए। यस, वी शुड शटडाउन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो कि शटडाउन कॉस्ट है 2,50,000 पूरे शटडाउन पीरियड के लिए, जो भी शटडाउन पीरियड हो, 15 डेज हो, 20 डेज हो, जो भी हो, तो शटडाउन जितने समय रहेगा उस दौरान 2,50,000 का कॉस्ट लगेगा। और अगर मेरा करंट लॉस उसी नंबर ऑफ डेज के लिए है 3 लाख रुपीस, मतलब मैं अगर ऑपरेट करूंगा, 15 डेज का एग्जाम्पल ले लो ना, क्या दिक्कत है, 15 डेज का सपोज मैं शटडाउन कंसिडर कर रहा हूं, तो 15 डेज में अगर मैं फैक्ट्री चलाऊं तो 3 लाख रुपीस का मेरा लॉस होगा, और अगर वो शटडाउन कर दूं तो सिर्फ 2,50,000 का मेरा लॉस होगा। मतलब मैं 50,000 का लॉस कम कर सकता हूं, मैं 50,000 बचा सकता हूं, तो आप शटडाउन कर सकते हो, ठीक है। और अगर उल्टा है कि अगर शटडाउन कॉस्ट ज्यादा है और करंट लॉसेस कम है, ठीक है, मतलब हालत इतनी भी खराब नहीं है, हम ठीक ठाक ऑपरेट कर रहे हैं, माइनर लॉसेस है, ठीक है, तो सपोज शटडाउन कॉस्ट है 3 लाख रुपीस और ऑपरेट कर रहे हैं तो 2,50,000 का लॉस है, तो हम क्या करेंगे, शटडाउन नहीं करेंगे। नो, वी शुड नॉट शटडाउन, क्योंकि शटडाउन से क्या होगा, हमारा लॉस और बढ़ जाएगा। मतलब बेसिकली शटडाउन करने से लॉस कम हो रहा है तो शटडाउन कर देंगे, शटडाउन करने से अगर लॉस बढ़ रहे हैं तो शटडाउन नहीं करेंगे। कितना सिंपल लॉजिक है, सोचो, ठीक है, लिखो। चलो बढ़े आगे। अब ये दो कॉस्ट बचते हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही टाइप के हैं। ये है ऑन द बेसिस ऑफ आउटफ्लो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटफ्लो। अब ये अलग ही है, ये डिसीजन मेकिंग के हिसाब से नहीं है, अलग है, अलग ले लो इसको। ऑन द बेसिस ऑफ आउटफ्लो या आउटले उसको कहते हैं, मतलब आउटफ्लो, कोई कॉस्ट में आउटफ्लो इन्वॉल्व है या नहीं है, आउटफ्लो, ठीक है, आउटले। तो अगर कोई कॉस्ट में एक्चुअल कैश फ्लो का आउटफ्लो होता है तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट मतलब जिसमें एक्चुअली पैसा देना पड़ता है, जैसे सैलरी, सैलरी अगर मेरा कॉस्ट है मतलब सैलरी एक्चुअली पे भी होती है। रेंट, अगर मेरा रेंट कॉस्ट है तो मेरा एक्चुअली पैसा भी जाता है, कैश फ्लो भी होता है, ठीक है, तो वो होता है एक्सप्लिसिट। मतलब देखा जाए तो मैक्सिमम कॉस्ट जो होते हैं वो एक्सप्लिसिट ही होते हैं, एक्चुअल खर्चे होते हैं ना, एक्चुअली पे ऑफ करने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें कैश आउटफ्लो होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉस्ट होते हैं कॉस्टिंग में जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं होता, इन्हीं को हमने, अगर आपको याद होगा तो पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इसी को हमने पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारे से ही रिलेटेड है, हमारा ही एसेट हम यूज कर रहे हैं तो हम अपने आप को रेंट नहीं देंगे, हम खुद ही काम कर रहे हैं तो हम अपने आप को सैलरी पे नहीं करेंगे, समझ रहे हो, इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब नो कैश आउटफ्लो, क्योंकि वो हमारे से रिलेटेड ही है और हम अपने आप को पैसा नहीं देते, लेकिन वो एलिमेंट्स कॉस्ट में कंसिडर करना जरूरी है। एज पर द कॉस्ट रूल्स ये सारे कॉस्ट भी कॉस्ट में लेने पड़ते हैं, लेकिन बस एक्चुअल आउटफ्लो उसका नहीं होता है, ठीक है, तो ये होता है बेस्ड ऑन द आउटफ्लो। तो पहला है आपका इंप्यूटेड, यही इम्प्लिसिट, इंप्यूटेड, नोशनल, हाइपोथेटिकल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके बहुत सारे नाम है। बेसिकली क्या है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे खुद से ओनर से रिलेटेड हैं और जिनको हम एक्चुअली पे ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है, ये पूरी एक कैटेगरी है, इसी को आप कहते हो नोशनल कॉस्ट, ठीक है, नोशनल कॉस्ट, हाइपोथेटिकल कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऐसे चार अलग अलग नाम है। दीज आर द कॉस्ट्स फॉर विच नीदर एनी ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस, कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने के लिए दो लोग लगते हैं, ये आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ोगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने में आपको कम से कम दो लोग लगते हैं। इवन ये आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी पढ़ सकते हो कि दो पार्टीज का रिक्वायरमेंट है। तो जब आप अपना ही कुछ एसेट यूज कर रहे हो
तो दोनों पार्टी आप ही हो, एक ही पार्टी है मतलब, तो ऑफिशियली ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसको आप रिकॉर्ड भी नहीं करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ध्यान देना है बहुत, मैं अंदर की बातें बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एक्चुअली नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स है, फाइनेंशियल बुक्स में ये चीजें रिकॉर्ड नहीं होती हैं, सिर्फ कॉस्टिंग में ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो neither any transaction has taken place nor any cash outlay is there but it represents a sacrifice और resource, sacrifice की वजह से इसको opportunity cost भी कहा जाता है, ठीक है, opportunity foregone, sacrifice और resource use capable of being measured in monetary terms. For example, a producer यानी जो owner है is doing production in its own premises for which no rent is paid but which has a market value of 15,000 per month. मतलब वो बिल्डिंग अगर आप किसी और को दोगे रेंट पे तो आप उस पर आराम से 15,000 पर मंथ कमा सकते हो, तो उसको आप एज अ कॉस्ट लेते हो, जो आप कमा सकते हो और आप छोड़ रहे हो क्योंकि आप वो खुद के लिए यूज कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसको आप एज अ रेंट रिकॉर्ड करोगे कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग में अलाउड है, कॉस्टिंग में अलाउड है, ठीक है, नोशनल कॉस्ट को भी कॉस्ट माना जाता है। ही कैन रिकॉर्ड 15,000 पर मंथ एज नोशनल फैक्ट्री रेंट while determining the cost of production of output, ठीक है। तो इस कॉस्ट को कहते हैं, अलग अलग नाम है देखो, इम्प्यूटेड, हाइपोथेटिकल, नोशनल, इम्प्लिसिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कोई भी नाम दे दो। और फिर कुछ एक्चुअल खर्चे होते हैं जो आप आउटसाइड द ओनर, बाहर वालों से आप डील करते हो, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं, जो एक्चुअली सेटल करने पड़ते हैं बाय कैश पेमेंट्स, तो मैक्सिमम खर्चे इसी में आते हैं, इसी को कहा जाता है देखो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो एक्चुअली आउट ऑफ पॉकेट आपको पे करना होता है, या इसी को कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट दैट रिक्वायर कैश आउटले ड्यू टू पर्टिकुलर मैनेजरियल डिसीजन, इट रिप्रेजेंट्स बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश आउटफ्लो ड्यू टू द डिसीजन। मतलब जो भी पैसा आप पे करोगे, जो भी कॉस्ट आप इनकर करोगे, मैक्सिमम खर्चे इसी में आते हैं, सारे खर्चे इसी में ही आते हैं, मटेरियल परचेस, लेबर, सब एक्चुअली पे होते हैं, बाहर वालों से आप डील करते हो, तो ये सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इनको कहा जाता है। क्लियर है? तो ये एक सेपरेट कैटेगरी है बेस्ड ऑन आउटले या आउटफ्लो, ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो ओवरऑल इतना आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट देखो दिखा देता हूं, ठीक है। पहला था बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, ठीक है। तो 6 एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के आप कहते हो प्राइम कॉस्ट, या इसी को आप कह सकते हो डायरेक्ट कॉस्ट। और फिर आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों इनडायरेक्ट को मिला के कहते हैं ओवरहेड्स। तो ऐसे टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के और नेचर ऑफ कॉस्ट के हिसाब से। फिर आता है बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी, तो अगर आप ट्रेस कर सकते हो कोई कॉस्ट को, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑब्जेक्ट से आप ट्रेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट। और अगर कोई कॉस्ट को वन ऑन वन आउटपुट से या कॉस्ट ऑब्जेक्ट से ट्रेस नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। फिर आता है वेरिएबिलिटी ऑफ बिहेवियर, तो दो ही अल्टीमेट कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। जो कॉस्ट डायरेक्ट प्रपोर्शन में वेरी होती है इन द आउटपुट, आउटपुट के हिसाब से डायरेक्ट प्रपोर्शन में अगर वेरी होती है कोई कॉस्ट, तो उसको आप कहते हो वेरिएबल कॉस्ट। और कोई कॉस्ट अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में वेरी नहीं हो रही है, टोटलिटी में वो फिक्स रह रही है, तो उसको आप कहते हो फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ऐसे दो टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। फिर है रेलेवेंस, रेलेवेंट, इरेलेवेंट। जो कॉस्ट रेलेवेंट है, डिसीजन मेकिंग में यूज होती है, उसको कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। और जो कॉस्ट इरेलेवेंट है, डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होनी चाहिए, उसको कहा जाता है इरेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। और फिर डिसीजन मेकिंग के हिसाब से अलग अलग है। पहला है संक कॉस्ट, ये रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट के लिए यूज होता है, कि अगर आप एसेट रिप्लेस कर रहे हो तो जो बुक्स में पुराने एसेट की WDV है वो संक कॉस्ट मानी जाती है, इसका कोई भी डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए उसको इग्नोर करना चाहिए इस डिसीजन में। फिर हमने पढ़ा शटडाउन कॉस्ट, कि बंद करने के बाद भी कौन से कॉस्ट चलते रहेंगे, उसको कहते हैं शटडाउन कॉस्ट। बेसिकली ये सारे क्या होते हैं, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होते हैं, जो लगते ही रहेंगे इन स्पाइट ऑफ द टेम्परेरी शटडाउन। तो हमको बस कंपेयर करना है इन शटडाउन कॉस्ट को हमारे एग्जिस्टिंग लॉसेस से। अब सर हम एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में है तो फिर शटडाउन का कोई लॉजिक ही नहीं है।
प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस शटडाउन क्यों करेगा? फाइनेंशियली, जैसे मैंने पायलट्स का एग्जांपल दिया, अरे पायलट्स ही नहीं है तो अलग है, वो फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है आपका, वो तो अलग ही डिसीजन है उसका, ये नंबर्स से आप डिसीजन नहीं ले सकते, वो तो आउट ऑफ कंपल्शन आपको शटडाउन करना ही पड़ेगा। हम लॉसेस की वजह से शटडाउन करना चाहिए क्या, ये फाइनेंशियल डिसीजन यहां पे देख रहे हैं, ठीक है? तो फर्क करो, कोई अदर मजबूरी की वजह से आपको शटडाउन करना पड़ रहा है वो अलग है, वो कंपल्सरी में आता है कि पायलट्स ही नहीं तो आप ऑपरेट कैसे करोगे, आए ख्याल में, वो अलग है। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन है कि अगर हम लॉस में हैं, लॉस हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, लॉस में हम ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा कैपिटल जो है वो खत्म हो जाएगा, हमारी पूरी लागत खत्म हो जाएगी, इसीलिए पूरा ही हम बंद न कर दें, इसलिए टेम्परेरी शटडाउन करके हम अपने कैपिटल को बचाना चाहते हैं, ठीक है? ये बेसिकली पर्पस है। तो अगर शटडाउन कॉस्ट कम है और करंट लॉसेस से ज्यादा है तो हम शटडाउन करके थोड़ा सा लॉस बचा सकते हैं। और फिर लास्ट हमने जो पढ़ा, बेस्ड ऑन द कैश आउटफ्लो, अगर कैश आउटफ्लो हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट, कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट, ठीक है? क्लियर है क्या? देख लो भाई, तो हमारा ये सब टॉपिक हो गया है, ठीक है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट सारे हो गए, वेरिएबल, फिक्स्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रेलेवेंट इररेलेवेंट, संक कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? और फिर हमने ये जो एलिमेंट के बेसिस पे था ये भी हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है? तो यहां तक हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? यहां तक सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल यहां तक है भी नहीं। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है? यहां से थोड़ी डिटेलिंग, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अभी तक का अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, इतना एटलीस्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां से अब थोड़ा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको बता ही रहा हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। इसमें भी मैं बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं और बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, उसको भी मैं कोशिश करूंगा सिंप्लीफाई करने की, थोड़ा थोड़ा मैथ्स भी इन्वॉल्व है उसमें, हम पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ूंगा। ये फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, मार्जिनल कॉस्टिंग, और उसके बाद सीधे मैं क्वेश्चंस स्टार्ट कर दूंगा और हमारा फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। इस पार्ट में हमने पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से आज के आज 15 मिनट इसको बस पढ़ लेना, जो मैंने हैंड रिटन लिखवाया है पूरा अच्छे से लिख लेना, अपने लैंग्वेज में बोल के देखना, कंसेप्ट मेन है, ठीक है? कंसेप्ट ख्याल में आ गया ना, आप सब लिख लोगे, उसकी टेंशन मत लेना, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो, जहां जहां कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसमें एग्जाम्पल्स ख्याल में रखने की कोशिश करो, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट से मैं आगे बढ़ूंगा और हम मार्जिनल कॉस्टिंग लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच।